हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड ईयर के सेकंड फेज़ की फ़ाइल के बारे में। इस फाइल में आपने कितने पॉइंट लिखने हैं, क्या रिकॉर्ड बनाना है, तो वन बाय वन हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अपना टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान इस फाइल को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली हर टॉपिक पर अच्छे से अपने रिकॉर्ड को तैयार कर पाओ। तो सबसे पहले हम लेते हैं, पहली स्लाइड में आप देखो, सबसे पहले इसमें है 8 टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, वन बाय वन आपके सामने ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, ये आप यहीं से देख लोगे। ठीक है, तो मैं सीधा ही आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिकॉर्ड ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान वह योजना होती है जिसके आधार पर आप कक्षा में पढ़ाते हैं। टीपी के दौरान जितने भी आपके पीरियड लगेंगे उन सभी के लेसन प्लान इस टॉपिक के अंदर, इस पॉइंट के अंदर लिखे जाएंगे। अब इसमें मेन बात आती है कि आप लिखेंगे क्या, क्या रिकॉर्ड बनाएंगे। लेसन प्लान की आपकी अलग से 51 लेसन्स की फ़ाइल आपकी रेडी हो रही है। वहाँ आप पर्टिकुलर प्रॉपर आप लेसन वहाँ पर रेडी करेंगे, वो तो आप बनाएंगे ही, बट इस फाइल के अंदर आप रिकॉर्ड को कैसे तैयार करेंगे उसकी बात कर रहे हैं हम। तो आपने इस टॉपिक में क्या लिखना है कि आपने कौन सी विधियों का यूज़ किया, क्या टीचिंग एड्स यूज़ की या नहीं की, या आपने उस स्किल का जो यूज़ किया या टीचिंग मेथड्स जो आपने वहाँ पर अप्लाई करे उसका क्या बेनिफिट्स, क्या इफ़ेक्ट निकल कर आया स्टूडेंट्स के लिए, वो सही था या नहीं था, इसके बारे में आपने अपने रिकॉर्ड को लिखना है। ठीक है, जैसे आपने संज्ञा पढ़ाया तो इसमें आपने क्या करा कि आपने कोई फ्लैश कार्ड यूज़ किया या मॉडल यूज़ किया या कोई क्लास में एक्टिविटी कराई, टीचर एक्टिविटी क्या थी या स्टूडेंट एक्टिविटी क्या थी, कुछ भी, एवरीथिंग। माइक्रो टीचिंग के अंदर आपने मेरे पिछले उसमें सभी देख लिया होगा, बिल्कुल वही वैसी ही चीज़ें हैं। उसको बड़ी इजीली यहाँ पर आपने अप्लाई कैसे किया उसके रिकॉर्ड के बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा भी आप वही सारी बातें मैंने इसके अंदर लिख भी दिए हैं। स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स क्या है आपके, टीचिंग एड्स क्या यूज़ करी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आसान कर दिया मैंने, आपको लिखने में, रिकॉर्ड बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीएलएम भी बोल देते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको आपके प्रैक्टिकल के दौरान आपसे पूछा भी जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जा सकती है। फिर इसके बारे में भी कितने प्रकार के ये होते हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो टीएलएम क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के क्या प्रकार हैं, इन सब को आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी रेडी कर लेना। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में इस थोड़ा थोड़ा बता दूँगी ताकि आपको अपने प्रैक्टिकल जब आपका एग्ज़ाम हो उसमें भी आपको आसानी रहे। यहाँ तो आपको समझ आ ही जाएगा भी हमने रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या क्या कुछ लिखना है। तो क्या है, टीचर द्वारा पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री, जिसको क्या कहा जाता है, टीएलएम कहा जा सकता है। जितना अच्छा टीएलएम होगा उतनी अच्छी हमारी टीचिंग होगी, इफ़ेक्टिव होगी। यानी वो सभी सामग्री, उपकरण या संसाधन जिनका उपयोग शिक्षक पढ़ाने और विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से सिखाने में सहायता करता है। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो वह शैक्षणिक साधन या सामग्री जिनका उपयोग शिक्षक शिक्षण को सरल, रोचक, प्रभावी और बाल केंद्रित बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप इसमें कोई भी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगी। ठीक है ना, आपका जब वाइवा होगा और लिखने में भी आपके काम आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया कि भी इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके 4 प्रकार हैं
दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री और वास्तविक सामग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दृश्य सामग्री क्या है। ठीक है, जैसे चार्ट, फ्लैश कार्ड, कोई चित्र, कोई पोस्टर, जैसे एसएसटी के अंदर मानचित्र, मॉडल, ये सब आ जाएंगे। श्रव्य सामग्री में क्या आ जाएगा? रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन, या कोई आप पोइम या स्टोरी को गा कर आप बताते हैं। ठीक है, उस तरह के एक्सेट्रा वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं। फिर श्रव्य दृश्य सामग्री के अंदर क्या आ जाएगा? प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, वीडियो, कंप्यूटर में जैसे पीपीटी का बनाना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। और वास्तविक सामग्री में क्या आएगा? जैसे आपने कोई साइंस का कोई आपने लेसन लिया, पौधे के ऊपर लिया, तो आप कोई पौधा लेकर आ गए जिसके बारे में आपने बताना है, उनके भागों के बारे में बताना है, तो आपने ओरिजिनल पौधे को यूज़ करा। ठीक है, जैसे फ्रूट के बारे में, फ्रूट का हो गया। मैथमेटिक्स में जैसे सिक्कों की कोई गिनती होगी या पैसों का कोई हिसाब किताब हो गया, वो दिखाने के लिए। दैनिक उपयोग की वस्तुओं का, आप खिलौनों को आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह की कुछ चीज़ें दिखा के, ताकि आपके लेसन को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके और बच्चों को भी अच्छे से समझ आ सके। ये इसके प्रकार था, इसलिए मैंने बताया कि आपको अपने वाइवे के अंदर इजी रहे और आपकी लर्निंग अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख ही रहे हो कि हिंदी का मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे हिंदी का, मैथ्स का, सोशल साइंस का, साइंस का, ये सारे आप यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, थर्ड टॉपिक आता है हमारा पीयर ऑब्जर्वेशन। पीयर ऑब्जर्वेशन होता क्या है? आपका कोई भी फ्रेंड टीचिंग करता है, ये मैं एक आम भाषा में कह रही हूँ। आप एक प्यूपल टीचर हैं, आपने माइक्रो टीचिंग में भी बहुत बार इस वर्ड का यूज़ करा होगा। ये यहाँ पर वही आ रहा है, बट यहाँ पर मैं सरल शब्दों का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और अपनी फाइल का आप रिकॉर्ड बहुत अच्छे से रेडी कर पाओ। तो आपका कोई फ्रेंड टीचिंग करता है और आप उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, तो या फिर कोई टीचर आपकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है या कोई सुपरवाइज़र आपकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उस शीट को भरता है, तो अच्छा, इसके अंदर आपको ना अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे। उस एक आपको परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, उस टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आपने लिखना है भी आप कितने स्टूडेंट्स ने आपको ऑब्जर्व करा और क्या क्या करा, कौन कौन से टॉपिक्स का। और इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, आपने 6th, 7th और 8th लेसन की ही क्लासेस लेनी है और उनकी ही लेसन प्लान आपके रहेंगे। ठीक है ना? तो पीयर ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एक छात्र शिक्षक यानी कि प्यूपल टीचर पढ़ाता है और दूसरा छात्र यानी कि दूसरा प्यूपल टीचर जो आपका सहपाठी है, साथी है, वो कक्षा में आपकी जो टीचिंग है उसको ध्यान से सुन रहा है और देखकर आपकी नोट्स बना रहा है, टेबल बना रहा है, और बाद में वह आपको बताता है कि क्या अच्छा था और कहाँ सुधार किया जा सकता है। वो क्या कहलाता है? पीयर ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब किन बातों पर ध्यान देना है? जैसे पाठ की तैयारी, विषय वस्तु की स्पष्टता, शिक्षण विधि, टीएलएम का उपयोग हुआ या नहीं हुआ, विद्यार्थियों की सहभागिता, समय का सदुपयोग, कक्षा प्रबंधन, ब्लैक बोर्ड का उपयोग, पाठ का समापन और पुनरावृत्ति या प्रश्न पूछने की शैली, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर आ जाएंगी और आपने 1 बाय 1 इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखनी है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य भी आप इसमें लिख सकते हैं, वो आपको पता भी होने चाहिए। तो इससे क्या बेनिफिट हमें मिलता है? आत्मविश्वास बढ़ाना, रचनात्मकता पूर्ण जो सुझाव हमें मिल जाते हैं। अभी इस लेसन को हम इस तरीके से तैयार करा सकते हैं या कर सकते हैं ताकि एक प्रभावी हमारी टीचिंग, इफ़ेक्टिव टीचिंग हो सके और स्टूडेंट्स को भी बहुत इजी से और इन्जॉय वाले तरीके से उनको समझ आ सके। ठीक है, शिक्षण कौशल में सुधार करना, प्रभावी शिक्षण विधियों को सीखना, कक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य होंगे। ठीक है, कहने का भाव यह है कि पीयर ऑब्जर्वेशन से शिक्षक अपनी शिक्षण शैली का मूल्यांकन कर सकता है तथा सहकर्मी के सुझावों के आधार पर अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी, रोचक एवं विद्यार्थी केंद्रित बना सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है आपकी टेबल की, जो भी मैंने बात करी थी आपसे, तो वो आप टेबल बनाकर अपने पीयर्स की डिटेल को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट आ गया हमारा टीचिंग ऑब्जर्वेशन। जब मेंटर टीचर आपकी टीचिंग ऑब्जर्व करते हैं या स्कूल टीचर की टीचिंग आप ऑब्जर्व करते हैं, ये तो फर्स्ट ईयर में था, है ना। आप अपने टीचर की जो पढ़ा रहे थे उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, आप देख रहे थे कि हमको कैसे पढ़ाना है। अभी आपको पढ़ाना है, आपके मेंटर क्या है, या तो सुपरवाइज़र कोई रहेगा, टीचर रहेगा, या आपका ही सहपाठी मेंटर बनकर आपको ऑब्जर्व करेगा। जैसे पीयर वाला आया था, वही बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से ही एक तरह से वही चीज़ आप मानकर चलो। जब कोई मेंटर कक्षा में बैठकर यह देखता है कि प्यूपल टीचर कैसे पढ़ा रहा है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं और पूरा पाठ कैसे संचालित यानी कि सही क्रम से चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसे हम टीचिंग ऑब्जर्वेशन यानी कि शिक्षण अवलोकन कहेंगे। इसके उद्देश्य क्या होंगे? शिक्षक के शिक्षण कौशलों का मूल्यांकन करना, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना, रचनात्मक सुझाव देकर शिक्षक का व्यावसायिक विकास करना और कक्षा प्रबंधन में सुधार करना। दोनों का तकरीबन ऑब्जर्वेशन के अंदर पीयर ऑब्जर्वेशन और टीचिंग ऑब्जर्वेशन में एक जैसे ही उद्देश्य रहेंगे आपके, ठीक है। इसके साथ साथ आपने इसमें इसके रिकॉर्ड में आपने बनाना है। जैसे मान लो आपने हिंदी का कोई सब्जेक्ट लिया तो उस सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक और कौन सी क्लास को आपने पढ़ाया। जबकि अपने को तो पता ही है कि 6, 7, 8 की ही आपको जो भी आपको क्लास मिलेगी उसके बारे में, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 आपने सब्जेक्ट के बारे में, अगर मान लो आपको सारे ही हिंदी के ही सब्जेक्ट हिंदी के ही पीरियड्स मिले हैं तो आप हिंदी के बारे में, बट आप कुछ कुछ जो आपके दूसरे दोनों टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे उनके बारे में भी आपने ऐसे लिखना है ना। तो वो सारा रिकॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया उसको तैयार कर लेना। और उसका ये स्लाइड में आप देख रहे हो कि फाइल में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो इसको भी। लेसन की इंट्रोडक्शन आपने दी, किस तरीके से दी, इसमें आपने ये नहीं लिखना कि भी मैंने ये करा, मतलब आपने उसके अंदर क्या एफर्ट्स डाले वो सारी चीज़ें आएंगी। और जितने भी आपके ये टॉपिक्स हैं सभी के आपने ना चित्रों के साथ वर्णन करना है। एक सामने वाली पेज पे आपके उसकी पिक्चर जरूर लगानी है। जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ना आपको पिक्चर दिखाई है, इसीलिए तो हर एक टॉपिक के अंदर आपकी पिक्चर लगी होनी चाहिए। बिना पिक्चर के आपने कोई भी टॉपिक को नहीं करना है, पिक्चर के साथ ही आपने कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया रिफ्लेक्टिव जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है? यह आपकी डेली डायरी होती है जो आपने लिखनी है। अब इसके अंदर इसकी मैं थोड़ी सी बता देती हूँ, इसकी डेफिनेशन एक तरह से बता देती हूँ। इसमें आप अपनी डेली डायरी लिखेंगे जिसमें शिक्षण अनुभवों, सफलताओं, कठिनाइयों, सीखी गई बातों और भविष्य में किए जाने वाले सुधारों को लिखना है। अगर सरल भाषा में मैं इसे कहूँ तो कक्षा लेने के बाद यह सोचना और लिखना कि आज मैंने क्या पढ़ाया, क्या अच्छा हुआ, किन समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा, अगली बार यानी कि नेक्स्ट डे मैं इससे और क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो अपनी डेली की डायरी, अगर इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म एक लाइन में, एक वर्ड में मैं कहूँ तो क्या बोल सकते हैं, चिंतात्मक डायरी कह सकते हैं। यानी कि हम अपना चिंतन करें कि मैंने आज जो लेसन मैं पढ़ा कर आया या पढ़ा कर आई तो उसके बारे में मैंने अपने आप से क्या सीखा, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई और मुझे अब अगले दिन के लिए किस तरीके से अपनी तैयारी के साथ, कैसे प्लानिंग के साथ जाना है। इसमें आप अपने अनुभव लिखेंगे। उसके साथ साथ आप इसमें एक टेबल भी बना लेंगे जिसमें आपकी क्या रहेगी, डेट भी रहेगी, टॉपिक भी रहेगा, क्लास भी रहेगी और आज का अनुभव। ये छोटे छोटे ऐसे टेबल रूप में या पॉइंट्स के रूप में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मान लो आपने लिखा डेट, फिर लिखा आपने टॉपिक, फिर लिखा आपने क्लास, फिर लिखा आज का अनुभव। आज के अनुभव के आगे आपने लिखा कि आज का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा, ठीक है। क्या अच्छा रहा उसके बारे में, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसके बारे में, विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था उसके बारे में, ठीक है ना। उससे पहले
आपने अगर आपके पास पेज आपके बच जाते हैं और आपको लगता है कि अब मेरे ये सारे पूरे हो रहे हैं, तो आप उनके उद्देश्य के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल देके आपको समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, जैसे आज मान लो मेरा टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, मैंने आज संज्ञा को पढ़ाना है, तो आज मैंने क्या करा, संज्ञा के लिए ना मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चित्र बना लिए, फ्लैश कार्ड्स बना लिए मैंने। ठीक है, तो उनको मैंने दिखाया बच्चों को। अधिकांश विद्यार्थियों ने रुचि के साथ साथ भाग लिया और प्रश्नों के सही उत्तर भी दे दिए। क्या अच्छा रहा? ये अच्छा ही रहा ना, है ना। टीएलएम का प्रभावी उपयोग हो गया, हो गया। ठीक है, विद्यार्थियों की सहभागिता हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है, कठिनाइयाँ क्या आई? कुछ विद्यार्थियों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर को समझने में कठिनाई आई, जैसे। ठीक है, ये आप कठिनाई के पॉइंट में लिख सकते हो। और अगली बार मैंने उसके अंदर क्या सुधार करा भी, अधिक अच्छा उदाहरण, कोई अच्छी सी एक्टिविटी, क्लासरूम एक्टिविटी भी आप करा सकते हो। अच्छे अभ्यास के मैं क्वेश्चनों का उपयोग करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। ठीक है, इस तरह की तैयारी आपने करी भी। मैं और उसकी क्या अच्छी तैयारी करूँगा जिससे कि विद्यार्थी को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल वह होता है जो अपने शिक्षण अनुभवों पर चिंतन करके अपनी कमियों को पहचानने तथा निरंतर सुधार करके प्रभावी एवं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विकसित करने में सहायता करता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे तो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है, ये पीछे मैंने डायरी का एक सैंपल दिया है किसी बच्चे का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्शन रिसर्च, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रियात्मक अनुसंधान। वह अनुसंधान जिसमें शिक्षक अपनी क्या करता है, कक्षा या विद्यालय की किसी वास्तविक समस्या को की पहचान करता है, उसके कारणों का अध्ययन करता है, समाधान लागू करता है और उसके परिणामों का मूल्यांकन करता है ताकि शिक्षण में सुधार हो सके। इसके स्टेप समझ लो, स्टेप क्या रहेंगे आपको और आसान हो जाएगा। पहला है समस्या की पहचान, दूसरा है कारणों का अध्ययन, तीसरा है कार्य योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना, योजना का क्रियान्वयन करना यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करना, परिणामों का अवलोकन करना यानी ऑब्जर्वेशन करना, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष यानी इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो ये सारे इसके स्टेप्स हैं ताकि आपको याद भी हो जाएं। हमने स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी चीज़ को लेते हैं ना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर इसको मैं सरल शब्दों में इसकी बात कहूँ क्या है, तो सरल शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं तो शिक्षक उसका कारण जानकर नई शिक्षण विधि को अपनाता है और देखता है कि अब उसमें सुधार हुआ या नहीं, तो वो क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च कहलाता है। अब इसके उद्देश्य आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उद्देश्य में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल कक्षा की समस्याओं का समाधान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, विद्यार्थियों की उपलब्धियां बढ़ाना, शिक्षक के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना और प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को विकसित करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो आप, एग्जाम्पल्स, है ना। जैसे विद्यार्थियों की रीडिंग स्किल को बढ़ाना, गणित में फ्रैक्शंस समझने में कठिनाई, इस तरह के आप एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। मान लो 5th क्लास के विद्यार्थियों का हिंदी वर्तनी में गलतियाँ अभी भी हो रही हैं, तो हम क्या कार्य योजना बनाएंगे, प्रतिदिन 5 या 10 मिनट क्या है शब्द अभ्यास कराएंगे, है ना। जैसे फ्लैश कार्ड और शब्दों का खेल का उपयोग करना सिखा देंगे। परिणाम क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा कि अधिकतर विद्यार्थियों की वर्तनी में हम स्पष्ट सुधार देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। दूसरा एग्जांपल और मैं इजी कर देती हूँ, रीडिंग स्किल का। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट रीडिंग का अभ्यास कराएंगे। ठीक है, चित्र या कहानी पढ़ाएंगे, कोई एक हम चित्र दे दिया या कोई कहानी के कार्ड्स दे दिए और उस पे बच्चों को बोलने के लिए कह दिया, तो उससे भी क्या है कि बच्चे की स्किल बढ़ेगी।
फिर हम क्या करेंगे कि वो उतने दिनों का, जितने दिन हमने ये अभ्यास कराया, मान लो हमने 4 वीक्स करा दिया, ठीक है, तो उसके अंदर हमने उनकी रिपोर्ट कार्ड बना दी कि इन्हें अभी कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट उनकी हो रही है कि नहीं हो रही, वो रिकॉर्ड बना लिया। और समाधान में हम क्या लिख सकते हैं कि भी ये हमारा समाधान था, और परिणाम में हम क्या लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ने की गति तेज हुई, आत्मविश्वास बढ़ा और बहुत सारा उनके अंदर सुधार आया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसको इसकी एक ट्रिक बता देते हैं जिस एक्शन रिसर्च को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो पहले क्या है, पहचान हम करेंगे, फिर योजना बनाएंगे, फिर हम उसका प्रयोग करेंगे, फिर हम उसका परिणाम देखेंगे, फिर हम इसमें सुधार करेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉब्लम, प्लान, एक्शन और उसका इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना, सॉरी, रिजल्ट फिर इम्प्रूवमेंट। रिजल्ट, परिणाम भी तो देखेंगे ना, अभी उसका क्या रिजल्ट रहा, फिर इम्प्रूवमेंट। यह क्रम अगर आप याद कर लेते हो और कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसको इस प्लान के साथ ये आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक इसके साथ मैंने बता दी, क्योंकि बच्चे बहुत सारे एक्शन रिसर्च के टॉपिक पर आकर आंसर देते नहीं हैं जब वाइवे के अंदर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केस स्टडी, एक विद्यार्थी का गहराई से अध्ययन करना है। स्लाइड में आपको दिख रहा है, सारा चार्ट आपको दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। तो इसको केस स्टडी होती क्या है, ये जितने भी मैं आपको इसके साथ डेफिनेशंस और ये सब बता रही हूँ ना, एक तो आपकी वाइवे की भी तैयारी हो रही है और एक आपको थोड़ा और आसान करके दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने इस टॉपिक के अंदर क्या एक्सप्लेन करना है, क्या रिकॉर्ड तैयार करना है, क्या डिटेल लिखनी है। ठीक है ना, अगर आपके पेज बचते हैं तो आप उसके अंदर उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। मैंने कहीं कहीं आपको जो मेन टॉपिक्स हैं ना उसमें मैंने बताए भी, एक्सप्लेन भी करे हैं, तो आपको काफ़ी इजी कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं केस स्टडी की। तो केस स्टडी एक ऐसी शोध विधि है जिसमें किसी एक व्यक्ति, विद्यार्थी समूह या परिवार या कोई संस्था या कोई विशेष घटना का गहन अध्ययन किया जाता है ताकि उसकी समस्याओं, उसके व्यवहार, परिस्थितियों और कारणों को अच्छी तरह से समझा जा सके। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी एक विद्यार्थी या किसी विशेष केस यानी मामले का विस्तार से अध्ययन करके उसकी समस्या और समाधान को खोजा जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, केस स्टडी कह देते हैं। हिंदी में इसको प्रकरण अध्ययन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता देती हूँ। जब मान लो कक्षा 4th के एक विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, अध्ययन कैसे किया जाएगा, तो पहला पॉइंट में आ जाएगा, विद्यार्थी का कक्षा में अवलोकन किया गया, फिर अभिभावकों से बातचीत की गई, फिर शिक्षक से जानकारी भी ली गई, विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम देखे, समस्या के कारणों का पता लगाया और फिर क्या किया, सुधार के लिए विशेष शिक्षण योजना बनाई। ठीक है, अब इसके जो उद्देश्य है ना, उसके उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया, उसकी विशेषताएं, ये भी अगर आपके पेज बचते हैं तो आप इसको ज़रूर मेंशन करो, ज़रूर लिखो। ठीक है, इसकी भी ट्रिक बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप चयन करेंगे, ठीक है ना, फिर आप जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर निष्कर्ष और फिर समाधान। अब वाइवे के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस ट्रिक को यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि केस स्टडी वह विधि है जो किसी विशेष व्यक्ति या समस्या को गहराई से समझने में सहायता करती है। शिक्षा के क्षेत्र में यह विद्यार्थियों की सीखने की व्यवहार या सामाजिक समस्याओं के कारणों को पहचान कर उनके प्रभावी समाधान खोजने में उपयोगी सिद्ध होती है। इसलिए केस स्टडी शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रभावी एवं व्यवहारिक अनुसंधान विधि है। ठीक है, तो ये जैसे एक चित्र मैंने इसलिए बीच बीच में दिखा दिया ताकि आप भूल ना जाएं। आप सारे ही जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको चित्रों के माध्यम से भी आपने मेंशन करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके अंदर पिक्चर्स ज़रूर लगानी है। अब लास्ट
हमारा है रिपोर्ट ऑफ कम्युनिटी सर्वे। अब सर्वे क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसमें किसी समुदाय या क्षेत्र का सर्वेक्षण करके प्राप्त तथ्यों, समस्याओं, समाधानों तथा सुझावों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी गांव या मोहल्ले या समुदाय का सर्वे करके उसकी स्थिति, उसकी समस्याओं, उसकी आवश्यकताओं को रिपोर्ट के रूप में लिखा जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कम्युनिटी सर्वे रिपोर्ट कह देते हैं। अब इसके आप उद्देश्य लिख सकते हैं, इसकी रिपोर्ट का एक प्रारूप बना सकते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा, शीर्षक आ जाएगा, भूमिका आ जाएगी, सर्वेक्षण के उद्देश्य आ जाएंगे, सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं अवधि आ जाएगी, सर्वेक्षण की विधि आ जाएगी, प्राप्त आंकड़े एवं निष्कर्ष आ जाएगा, उनकी समस्याएं आ सकती हैं, उनके सुझाव और फिर निष्कर्ष। ट्रिक किसकी क्या हो सकती है, सबसे पहले हम उद्देश्य, सर्वे, फिर उसके आंकड़े, उसकी समस्याएं, फिर उसके सुझाव और निष्कर्ष। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल इसका दे देती हूँ। जैसे गांव का सर्वे करना है, तो आपने एग्ज़ाम्पल ले लिया, कुल परिवार कितने हो गए, 120 हो गए, साक्षरता दर कितनी है, 75% है, प्राथमिक विद्यालय कितने हैं, 1 है, आंगनवाड़ी कितनी है, 1 है, मुख्य समस्या क्या है, स्वच्छ पानी की समस्या की कमी है। ठीक है। विद्यालय में पुस्तकालय का अभाव है। सुझाव क्या हो गया, पुस्तकालय की स्थापना, उसकी स्वच्छता अभियान और अभिभावक जागरूकता के कार्यक्रम। ठीक है। ऐसे कार्यक्रमों को करवाए जाना चाहिए। बाकी मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में सारे दे रखे हैं, कैसे कैसे आप इसका बनाओगे, और उसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, सर्वे के कुछ क्वेश्चंस के, और स्लाइड्स दे रखी है। तो ये आपकी सारी थी सारा इसके टीपी वाली फाइल की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्ड को आप कैसे रेडी करोगे। ठीक है ना। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छी सी फाइल आप बना के लाओगे और बहुत कुछ सीख कर भी आओगे। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। हर कक्षा एक नई सीख है, हर विद्यार्थी एक नई प्रेरणा है, और हर दिन एक बेहतर शिक्षक बनने का अवसर है। तो आई होप कि आप भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीपी को करके आएंगे। थैंक यू सो मच।